पहला सीजन काइजू नंबर 8 के एनिमे अडॉप्टेशन का जबरदस्त सफल रहा है। बस एक ही दिक्कत है, इसने हमें काप्का, हिबिनो और सीरीज के अन्य रंगीन किरदारों को और देखने के लिए तरसा दिया है। क्रंचरोल ने पहले ही खबर दे दी है कि सीजन 2 पर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें काइजू नंबर 8 के एनिमे के अगले हिस्से के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए खुश हूं कि आपको नाओया मात्सुमोटो की इस मॉन्स्टर हिट सीरीज में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए 1 या 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एनिमे के पहले सीजन के खत्म होने के बाद काइजू नंबर 8 की जबरदस्त कहानी में आगे क्या होता है वो सब बताने के लिए यहाँ हूँ। तो दोस्तों, आगे पूरे स्पॉइलर के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं आपको काइजू नंबर 8 की वेपन आर्क की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। पहले ही चेतावनी, ये आगे एक स्पॉइलर से भरा धमाका होने वाला है। अब आइए आज के वीडियो में सीधे कूद पड़ते हैं काइजू नंबर 8 एनिमे के पहले सीजन के कंक्लूजन के बाद की कहानी, जिसे वेपन आर्क नाम दिया गया है, उसके अंतिम एपिसोड के ठीक बाद से शुरू होती है। सेल्फ डिफेंस सोर्स के तीसरे डिवीजन के बाकी रंगरूटों को काप्का, हिबिनो के ट्रायल की खबर मिलती है, जहां उसकी फांसी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इसी टास्क पल में इस काइजू स्लेयर रंगरूट किकोरू शिनोमिया को तीसरे डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो से वही संदेश मिलता है जब वो JKDF जापान काइजू डिफेंस फोर्स के पहले डिवीजन के दफ्तरों में होती है। अब हम सब जानते हैं कि किकोरू काप्का पर छुप छुप कर पिदा है, इसलिए उसके जीवित रहने की खबर सुनकर और इस बात से कि उसे जापान के काइजू डिफेंस सोर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, युवा शिनोमिया लड़की खुश हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये अच्छी खबर क्या मायने रखती है, किकोरू का पूरा चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसे अभी तक अपना तथाकथित अंतिम रूप या अपनी असली क्षमता हासिल करनी है। कहने का मतलब यह है कि किकोरू जानती है कि उसे अभी भी एक सही काइजू स्लेयर बनने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और ये उसकी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है, खासकर ये देखते हुए कि अगर काप्का कभी अपनी काइजू फॉर्म का नियंत्रण खो देता है तो उसे रोकना किकोरू की जिम्मेदारी बन सकती है। किकोरू अचानक अपनी सीट से उठती है और सावधान खड़ी हो जाती है जब पहले डिवीजन के वाइस कैप्टन एईजी हासेगावा कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे बताते हैं कि वो किकोरू को उसके नए कैप्टन से मिलने ले जाएंगे। अब दोस्तों, जरा याद दिला दूं, याद है तीसरे डिवीजन के ताचिकवा मुख्यालय पर काइजू के हमले के बाद और काप्का के एक मॉन्स्टर के रूप में सामने आने के बाद उसके JKDF बैचमेट्स किकोरू सहित को संगठन के भीतर अलग अलग डिवीजन में असाइन कर दिया गया था। किकोरू के मामले में उसे पहले डिवीजन में सेवा करने के लिए असाइन किया गया है, जो मूल रूप से JKDF की सबसे बेहतरीन टुकड़ी है। वास्तव में किकोरू को पहले डिवीजन की प्रतिष्ठा सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी तरह से पता है। ये निस्संदेह अब तक की सबसे मजबूत एंटी काइजू यूनिट है। किकोरू अपने कौशल को यहाँ निखारने के लिए दृढ़ है, ये जानते हुए कि पहले डिवीजन के कैप्टन, जिसे वो खुद भी जापान का सबसे मजबूत काइजू स्लेयर कहती है, जो मीना आशिरो जैसे लोगों से भी बढ़कर है, जानकारी और कौशल का एक अथाह कुआं होगा जिससे वो सीख सकती है। खैर, ये तब तक होता है जब तक वो और वाइस कैप्टन एईजी इस महान अधिकारी के क्वार्टर में प्रवेश नहीं कर जाते। वो हीरो जिसे पहले डिवीजन के कैप्टन ज़ेन नारुमी के नाम से जाना जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो एक बिल्कुल ही ग्रेमलिन है। कहने का मतलब यह है कि वो एक तरह का बेढंगा इंसान है, जो JKDF वर्दी के बाहर उतना ही ओटाकू है जितना कि हिकिकोमोरी। नारुमी का दफ्तर सचमुच कूड़ेदान जैसा दिखता है, जिसमें कचरे के बैग बिखरे हुए हैं, खाली सोडा के डिब्बे और ड्रिंक की बोतलें, और खुद एक ओटाकू होने के नाते वीडियो गेम कंसोल और एक्शन फिगर। वास्तव में पहले डिवीजन के कैप्टन को इस बात का भी एहसास नहीं होता कि उसके पास मेहमान है, जबकि वह किसी वीडियो गेम में प्लेटिनम रैंक तक पहुंचने के लिए अपने कंट्रोलर पर जुनून से टैप करता रहता है। ये देखकर एईजी तुरंत समझ जाता है कि ज़ेन इस पल में पूरे पहले डिवीजन के लिए क्या तस्वीर पेश कर रहा है, इसलिए वो अपने दफ्तर के दरवाजे बंद कर देता है, किकोरू को एक पल इंतजार करने के लिए कहता है, और वाइस कैप्टन अंदर घुसकर सचमुच नारुमी के वीडियो गेम के जुनूनी बट को लात मारता है। लेकिन खैर, कम से कम कैप्टन ने अपने खेल में उस बहुत ही कीमती प्लेटिनम रैंक तक पहुंचने में सही समय पर ही कामयाबी हासिल कर ली, इससे पहले कि उसके दाहिने हाथ वाले आदमी ने उसे उस तेज लात से सीधे उसके कंसोल में धकेल दिया, जिससे वो तुरंत नष्ट हो गया।
एईजी फिर नारुमी को डांटता है कि उसने पहले दिए गए रिमाइंडर के बावजूद अपना दफ्तर साफ नहीं किया। और इस बिंदु पर हमें पता चलता है कि पहले डिवीजन का कैप्टन न सिर्फ एक हार्डकोर गीक है, बल्कि उसे अधिकार के साथ भी समस्या है, क्योंकि वह अपने वाइस कैप्टन को बताता है कि उसने जानबूझकर एईजी के अनुरोध को अनदेखा कर दिया। और ठीक पहले की तरह उसे बुजुर्ग सज्जन से एक और तेज लात मिलती है। इस बार उसे अपने प्रिय गंडम मॉडल किट की ओर भेज दिया जाता है और संग्रहणीय वस्तु को बर्बाद कर दिया जाता है। इस बिंदु पर नारुमी अपना धैर्य खो देता है और एईजी को कुछ ऐसा कहता है जैसे मेरा कार्यालय, मेरे नियम। लेकिन वाइस कैप्टन स्पष्ट करता है कि नहीं, कार्यालय उसका नहीं है, ये डिफेंस सोर्स का है। लेकिन नारुमी उनमें से कुछ भी नहीं सुन रहा है। वास्तव में वो एईजी को डांटना जारी रखता है और उसे बताता है कि अगर वह अपने कार्यालय को साफ करना चाहता है तो वाइस कैप्टन को इसे खुद करना चाहिए। खैर, एईजी उस पेशकश को स्वीकार करता है क्योंकि वो युवा कैप्टन को कॉलर से पकड़ता है, उसे हवा में निलंबित करता है और पहले डिवीजन के बाकी आदमियों को कार्यालय में सब कुछ साफ करने के लिए बुलाता है। और हमारा मतलब सब कुछ नारुमी के निराशा के लिए। वाइस कैप्टन फिर किकोरू को कमरे में अंदर आने के लिए बुलाता है ताकि उसे पहले डिवीजन में उसकी सही शुरुआत मिल सके। और वो इस बिंदु पर समझ जाती है कि नारुमी बिल्कुल भी ऐसा कैप्टन नहीं है जैसा उसने अपने दिमाग में सोचा था। फिर भी जेकेडीएफ की सुपर रूकी अपनी संयम बनाए रखती है और अपने नए कैप्टन को सलाम करती है, जिस पर नारुमी उसे बताता है कि उसके क्षेत्र में इन सभी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके अनुसार वो पहले डिवीजन में सभी से सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद करता है। किकोरू अपने नए कैप्टन से पूछती है कि वो क्या है, लेकिन उन्हें अचानक मुख्यालय से एक संकट कॉल आता है। तो सवाल का जवाब देने के बजाय नारुमी अपने नए अधीनस्थ से साथ चलने के लिए कहता है और उसे जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद पहला डिवीजन कावासाकी वार्ड जाता है ताकि समुद्र से आ रहे एक होंजू स्तर के नतरे का सामना कर सके। वाइस कैप्टन एईजी नेतृत्व करता है और आने वाले जानवर के खिलाफ एक बैटरी चार्ज का नेतृत्व करता है। किकोरू ये देखती है और वो तुरंत नोटिस करती है कि पहला डिवीजन कुछ और ही है। वे होंजू के रास्ते को निर्देशित करने के लिए बमबारी का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ सबसे कुशल जेकेडीएफ अधिकारी ही कर सकते हैं। इस बिंदु पर किकोरू को एहसास होता है कि उसका ये नया डिवीजन वास्तव में बाती सबसे ऊपर है, जब वो मानती है कि यहाँ के प्रत्येक सैनिक की कम से कम 40% की एक असीमित युद्ध शक्ति है, एक स्तर जो अन्य डिवीजनों के पलटन नेताओं को आसानी से पार कर जाता है। हमें पता चलता है कि नारुमी शिनोमिया लड़की को अपने साथ ले गया है क्योंकि पहला डिवीजन का कैप्टन किकोरू को लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जब उसके बाकी आदमी होंजू को उसके निर्धारित न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक सफलतापूर्वक ले गए होते हैं। और यहीं पर हमें नारुमी के पहले के उसके सवाल का जवाब मिलता है। पहले डिवीजन के एक अधिकारी के रूप में वो किकोरू से शिष्टाचार, दिखावट, लगन और शालीनता की मांग नहीं करता है। इस पल में नारुमी अपने बालों को पीछे धकेलता है ताकि उसकी नंबर्स वेपन से बढ़ी हुई पुतलियां दिखें। इससे पहले कि वो अपने चिनूक हेलीकॉप्टर से कूदता है, काइजू बिल्कुल बीच में अपनी तलवार से वार करता है। राक्षस विसरा के एक बड़े बादल में फट जाता है और बाद में हम नारुमी को अपनी तलवार के ऊपर आराम करते हुए देखते हैं, क्योंकि वह किकोरू को बताता है कि उसे उससे और जेकेडीएफ के पहले डिवीजन के हर सदस्य से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जबरदस्त कौशल दिखाना। किकोरू नारुमी को होंजू को बिल्कुल एक ही शॉट में मारते हुए देखती है और वो आखिरकार इस बात को भुला देती है कि वो वर्दी के बाहर एक अजीब गीक है और उसे पूरी तरह से एहसास होता है कि पहला डिवीजन उसके कौशल को बेहतर बनाने के लिए एकदम सही जगह है। बाद में हमें पता चलता है कि नारुमी ने किकोरू को अपनी व्यक्तिगत परिचारिका के रूप में असाइन किया है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने पहले डिवीजन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के बारे में शायद बहुत जल्दी बात कर ली थी। जब नारुमी मिशन के बाद अपने बचकानी अजीबोगरीब रूप में वापस आ जाता है, इस बार वो ये जानकर गुस्सा हो जाता है कि तीसरे डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो आज के अखबार की सुर्खियों में है, जबकि उसे पहले पेज पर एक उपशीर्षक के लिए रेलीगेटेड कर दिया गया है। वह फिर किकोरू से इस बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है और उसका मूड और भी खराब हो जाता है जब वो अपने सोशल मीडिया चेक करता है और पाता है कि उसे ऑनलाइन रैंडम अजनबियों द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। इस समय किकोरू बस अपना होंठ कसकर रखती है क्योंकि उसे अपने कैप्टन के पेजर की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वो नारुमी से पूछती है कि क्या वो जवाब देगा, जिस पर वो कहता है कि ये सिर्फ डायरेक्टर इसाओ शिनोमिया किकोरू के पिता और एईजी के साथ एक उबाऊ मीटिंग के बारे में है। तो नहीं, वो उस उबाऊ मीटिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला है। खैर, ये बहुत बुरा है
क्योंकि वाइस कैप्टन ये सुनता है और उसे फिर से लात मारता है ताकि उसे जाने के लिए मजबूर कर सके। नारुमी विरोध करता है, लेकिन वो और किकोरू अचानक चौकस हो जाते हैं जब एईजी उन्हें बताता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में होने वाली है। कहीं और हम कापका को जेकेडीएफ के मुख्य मुख्यालय के भीतर अपनी सेल में पुशअप करते हुए पाते हैं। वो बताता है कि डायरेक्टर इसाओ द्वारा उसे मूल रूप से माफ किए जाने और संगठन को अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए कहे जाने के बाद 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उसे एक भी मिशन पर असाइन नहीं किया गया है। इसलिए कापका स्वाभाविक रूप से बेचैन हो रहा है। वो न सिर्फ जेकेडीएफ को बल्कि विशेष रूप से रेनो, होशिना, मीना और तीसरे डिवीजन के अपने बाकी बैचमेट्स को अपनी योग्यता साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए दृढ़ है। वे व्यक्ति जिनके वो सबसे करीब आ गया है। अचानक उसकी सेल के दरवाजे खुलते हैं और नकाबपोश जेकेडीएफ अधिकारियों की एक टुकड़ी उसे बताती है कि उसे डायरेक्टर के दफ्तर में बुलाया गया है। वहाँ कापका असहज हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि ज़ेन नारुमी उसी कमरे में है, लेकिन हमें तुरंत हमारा जवाब मिल जाता है जब इसाओ शिनोमिया कापका को बताता है कि ठीक अपनी बेटी किकोरू की तरह उसे पहले डिवीजन में असाइन किया जाएगा ताकि काइजू नंबर 8 के साथ अपने बेहतरीन अधिकारियों को मिलाकर देश के इतिहास में सबसे शक्तिशाली एंटी काइजू यूनिट बनाई जा सके। कापका खुशी खुशी इस नई स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन नारुमी मीटिंग को काट देता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे अपने डिवीजन में कापका की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ उसके साथ ठीक रहेगा। हालांकि डायरेक्टर अपने प्रोटेजी को ये कहकर जवाब देता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसाओ बताता है कि नंबर 9 और नंबर 10 जैसे दाई काइजू स्तर के तत्वों का हालिया उभरना इस फैसले को आवश्यक बनाता है। काइजू विकसित हो रहे हैं और जेकेडीएफ को इन तत्वों से लड़ने के लिए उनके साथ विकसित होना होगा। वो नारुमी को घमंडी और लापरवाह होने के लिए भी डांटता है। युवा कैप्टन को बताता है कि अपनी उपलब्धियों पर आराम करना और ये सोचना कि सब कुछ नियंत्रण में है अनिवार्य रूप से उनके पतन का कारण बनेगा। फिर भी नारुमी एक जिद्दी इंसान है और पूरी गंभीरता से वो कापका को उसके चेहरे पर बताता है कि काइजू नंबर 8 उसके लिए बेहतर होगा अगर वे इसे पुर्जों के लिए रद्द कर दे और कापका को एक और नंबर्स वेपन बना दे। यार, नारुमी इस पल में इतना गंभीर हो जाता है कि ये किकोरू और इसाओ को भी डरा देता है, लेकिन पहले डिवीजन का कैप्टन अंततः हार मान लेता है जब कापका अपना पक्ष रखता है और नारुमी को बताता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि उसे कुछ हासिल करना है जो कापका के मीना के साथ खड़े होने के बचपन के वादे का जिक्र है। और अंत में नारुमी कापका को वही बात बताता है जो उसने किकोरू को बताई थी। उसे कापका की भावनाओं, वादे या उसकी स्थिति की परवाह नहीं है। वो सिर्फ जबरदस्त कौशल और परिणाम चाहता है और सिर्फ ये बात साबित करने के लिए कि रूकी पहले डिवीजन में स्वागत योग्य नहीं है। नारुमी कापका को एक और बात बताता है, अगर वो कभी फिर से काइजू नंबर 8 का नियंत्रण खो देता है तो कैप्टन कापका को मारने और उसे नंबर्स वेपन में बदलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। फिर भी कापका जो मिलता है उसे स्वीकार करता है और पहले डिवीजन के कैप्टन को उसे अपनी टीम में स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता है। कुछ समय बाद शिनागावा के बीच में एक कंपन होता है। नागरिक सोचते हैं कि ये सिर्फ एक और भूकंप है जिसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तब तक है जब तक ये मजबूत नहीं हो जाता और वे पाते हैं कि शहर के बीच में अचानक एक विशाल खुला छेद दिखाई दिया है। उसके तुरंत बाद चिंटी जैसे योजू काइजू एक झुंड छेद से बाहर आता है और पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये सब हो रहा है तभी किकोरू ने पहले डिवीजन के अन्य अधिकारियों के साथ अपना दैनिक प्रशिक्षण अभी पूरा किया है। इसलिए वो कैप्टन के साथ अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र के लिए नारुमी के दफ्तर की ओर जल्दी से जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे नारुमी को उसके ठीक सामने नतमस्तक देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि ओटाको किकोरू से कुछ पैसे उधार देने की भीख मांगता है जब उसने यामाज़ोन ऑर्डर के बक्सों पर अपनी सैलरी खर्च कर दी थी। हालांकि उनकी बातचीत अचानक कट जाती है जब उन्हें एक और संकट कॉल आता है। एजी कमरे में आता है और उन्हें शिनागावा में एक न्यूट्रलाइजेशन मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहता है। उसके तुरंत बाद नारुमी और पहले डिवीजन के बाकी लोग अपनी गेम फेसेस पहन लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच शिनागावा के निवासी हताशा में छिपने के लिए भागते हैं। काइजू उनके शहर को आतंकित करना जारी रखते हैं। एक युवा लड़की और उसका बड़ा भाई एक खड़ी कार के किनारे पर छिपते हैं। लड़की अपने बड़े भाई को बताती है कि वो डरी हुई है, लेकिन लड़का उसे आश्वासन देता है कि नारुमी जल्द ही इन विशाल चींटियों को मार डालेगा। अचानक चींटी योजू में से एक उन दोनों बच्चों को देख लेता है और उन पर हमला करता है।
दोनों बच्चे डर से जम जाते हैं, लेकिन लड़का उम्मीद नहीं खोता है और खुद से कहता है कि नारुमी उन्हें बचाएगा। और मानो इशारे पर ही JKDF के पहले डिवीजन का कैप्टन सीधे काइजू पर गिरता है और अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार डालता है। लड़का उत्साहित हो जाता है और नारुमी के सच्चे अंदाज में वो बच्चों को घर जाने के लिए कहता है। इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म होता है। मुझे आपके थॉट्स जानना पसंद आएगा, तो आइए नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। जब भी आपके लिए कुछ नया हो उसे सबसे पहले देखने के लिए अपनी सभी नोटिफिकेशंस ऑन करें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।